नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। अब जिस वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही थी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो सर मिल जाए तो बढ़िया हो। तो इसमें मैं बेसिकली 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटी वीडियो है, खाली 10 क्वेश्चन है जो आपको एक आइडिया दे देंगे किस तरह से एमसीक्यू होते हैं। तो एंड तक जरूर देखिए, क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस देके भी जाऊंगा जो सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधे आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब मैं क्वेश्चंस रीड करूं उसके बाद ऑप्शंस रीड करूंगा, उतनी देर में ही आप क्वेश्चन का आंसर सोच लें कि क्या है, ताकि जब मैं आंसर दूं तो आप कंफर्म कर लें कि आप कितने सही थे और कितने गलत थे और आपको अभी कितनी और तैयारी करना बाकी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने कुछ बुक से कुछ साइट से निकाले हैं और मैं लेके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंस इज। अब प्रीपेड एक्सपेंस इज एक्सपेंस, लायबिलिटी, असेट और ऑल ऑफ द अबव। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है या एक लाइबिलिटी है या एक असेट है या सब? तो देखिए, अगर आपको नहीं भी आंसर पता तो आपको मालूम है कोई भी चीज एक्सपेंस, लाइबिलिटी और असेट एक साथ तो नहीं हो सकती, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। खैर, अब बात करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है गेसिंग में हो जाती है कि जिसके नाम में ही एक्सपेंस हो, आदमी सोचता है वो एक्सपेंस ही होगा क्योंकि इसके तो नाम में ही एक्सपेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे, इसके लिए आपको रीजन जानना जरूरी होगा। इसलिए हर आंसर के पीछे कौन सा आंसर है या कौन सा आंसर नहीं है, उसके पीछे रीजन भी ढूंढना जरूर शुरू करिए कि कौन सा आंसर है तो वो क्यों है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस एक असेट है। अब असेट क्यों है? क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो आप पहले ही इनकर कर चुके हैं और इसके बदले में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था वो अभी तक मिला नहीं। तो ये आपके लिए क्या हो गया? एक असेट हो गया, क्योंकि आपने मान लीजिए रेंट पहले दे रखा है, अभी आपको वो सामान मिला ही नहीं, अभी आपने वो चीज यूज ही नहीं की, तो ये आपके लिए एक एसेट है ना कि आप जब चाहेंगे, आगे जब चाहेंगे तब आप उसको यूज कर लेंगे। अभी तक वो यूज नहीं और आप उसका पेमेंट पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस जो हो जाता है वो एक असेट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल इज अ करेंट असेट, करेंट लायबिलिटी, इंटेंजिबल असेट या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन हो सकता है दोनों में से। तो अब इसके लिए पता होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल के लिए हम कॉमन चीज कौन सी यूज करते हैं। कॉमन टर्म्स में बिल्स रिसीवेबल को हम यही मानते हैं कि ये बिल 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसका काम हो जाएगा, इसलिए इसको हम करंट असेट मानते हैं। अगर यहां पे कहीं पीरियड मेंशन होता, कोई पीरियड मेंशन होता फॉर 2 ईयर्स या ऐसा कोई पीरियड होता जो 12 महीने से या 12 मंथ से ज्यादा होता, तब ये जो बिल्स रिसीवेबल है या फिक्स असेट या लॉन्ग टर्म एसेट की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन जब तक यहाँ पे कोई पीरियड मेंशन नहीं है, हम यही मान के चलेंगे कि 12 मंथ से अंदर अंदर के लिए है और इसलिए ये हो जाता है करंट एसेट। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, परचेज फॉर कैश। अगर हम कोई परचेज करते हैं कैश के लिए तो उसका हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? एसेट्स में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा टोटल एसेट में, या ऑल ऑफ द अबव। अब इंक्रीज डिक्रीज एक साथ नहीं हो सकते तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। ऐसे ही तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करिए। अब इन तीनों में ही आपको सोचना है। तो अब इसके पीछे आपको रीजन फिर सोचना है। आपने कोई चीज खरीदी, परचेज किया, तो कैश भी आपका असेट है, तो आपका कैश कम हुआ होगा और जो चीज खरीदी असेट में वो चीज बड़ी होगी। मतलब एक तरफ आपका असेट जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, वहीं दूसरी तरफ वो असेट डिक्रीज हो गया हो। तो मतलब किसी चीज में पहले +10 हुआ और फिर -10 हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। इसका मतलब यहां पे आंसर क्या होगा? नो चेंज इन द टोटल असेट्स। क्वेश्चन पे जो कि है, गुडविल इज डिफाइंड एज इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस असेट्स या करंट असेट्स। तो देखिए, इसमें हमको पता है कि टेंजिबल एसेट तो है नहीं क्योंकि ना हमने गुडविल को छुआ है ना देखा है। करंट एसेट भी नहीं है क्योंकि साल भर के अंदर ये जो है ये कन्वर्ट भी नहीं होने वाली कैश में। अब एक होता है इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट में कंफ्यूजन की कौन सा है। तो देखिए, फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो कि जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने जब 11th-12th में एंट्रीज पास की है तो हमें पता है गुडविल की मार्केट वैल्यू होती है, इसलिए गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि हम इसकी एक मार्केट वैल्यू भी है, प्लस इसे हम छू या देख भी नहीं सकते। अब दूसरा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द एक्सेस अमाउंट द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग एसेट्स। मतलब जो उसकी सेलेबल वैल्यू है, मतलब कोई चीज 1 लाख की है, अगर उसको हमने बेचा और हमें 1,20,000 मिल रहा है फर्म से रिलेटेड एसेट की, तो वो किस चीज पे मिल रहा है? वो सुपर प्रॉफिट है, रिजर्व है, सरप्लस है या गुडविल है? तो उसे हम मानते हैं गुडविल। जब आपकी सेलेबल वैल्यू से भी एक्स्ट्रा अमाउंट देकर के कोई आपसे कोई चीज ले रहा है, इसका मतलब वो आपकी गुडविल है, वो उस चीज की गुडविल है।
अब 6th क्वेश्चन है व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पार्टनर्स दैट रिजल्ट्स इन एंडिंग एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड रिक्वायर्स अ न्यू एग्रीमेंट इज, मतलब करंट पार्टनर्स में कोई चेंज आया है जिसकी वजह से हमें पुराने एग्रीमेंट को हटाना पड़ेगा और एक नया एग्रीमेंट लेके आना पड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, काट दीजिए। तो इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? ऐसे समझ लीजिए क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो फिर से इवेल्युएट नहीं की जा रही, फिर से तोली मोली नहीं जा रही, किसका कितना फायदा है नहीं रियलाइज नहीं किया जा रहा, उससे कोई वैल्यू नहीं ली जा रही, इसको खाली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पुरानी चीजों को तोड़ करके एक नई चीज कंस्ट्रक्ट की जा रही है जिसको रिकंस्ट्रक्ट करना बोलते हैं, इसलिए ये होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। 7th क्वेश्चन देख लीजिए, द रेशियो दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। अब ये कौन सा रेशियो है? एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आंसर है सॉल्वेंसी रेशियो। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि एक्टिविटी रेशियो क्या है, किसके लिए यूज होता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, किसके लिए यूज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है और किस चीज के लिए यूज करता है। 8th क्वेश्चन, इन कैश फ्लो व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स, किसमें इन्वेस्ट कर रही है? फिक्स्ड असेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है फर्म, किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो क्लास 12th में आप बनाते थे। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इक्विटी में इंक्रीज होगा, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा, कैश में डिक्रीज होगा या कैश में इंक्रीज होगा? देखिए कैश फ्लो में हम खाली कैश से रिलेटेड बात करते हैं, कैश आया या कैश गया, मतलब कैश में इंक्रीज हुआ या कैश में डिक्रीज हुआ। तो जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास से कैश क्या हुआ है? गया है, तभी तो इन्वेस्टमेंट हुई। कहीं आपने एफडी की तो आपके घर से 10,000 रुपए गए होंगे, तब 10,000 की एफडी हुई होगी। वही सेम फर्म के साथ होता है कि जब फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब कैश में क्या हुआ होगा? कैश में डिक्रीज हुआ होगा, कैश डिक्रीज हुआ होगा हमारा, तभी जाके इन्वेस्टमेंट हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर्स आर, जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं? डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी या नन? अब इसमें तो आंसर क्रेडिटर्स है क्योंकि डेटर्स वो होते हैं जिसको हमने कोई उधार दे रखा हो, और ओनर होते हैं कंपनी के मालिक। लेकिन अगर यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स नहीं शेयर होल्डर्स होता तो आंसर ओनर हो जाता। इसलिए आपको अलग अलग चीजों से क्वेश्चन को एनालाइज करना, और ये इससे सिर्फ ये देखना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। इस क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, क्या लेंथ हो सकती है उनकी। तो अब हर तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या लेंथ होगी और क्या स्टैंडर्ड होगा। उसके लिए एक क्वेश्चन दिया है, जैसे एन असेट कॉस्ट 50,000 असेट की वैल्यू है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, आफ्टर यूज इट कैन बी सोल्ड फॉर 10,000, यूज होने के बाद 10,000 में बिक भी जाएगी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 उसकी। यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन, तो ये हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, बस वही निकालना है। जो वैल्यू एसेट की 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जब हम बेचेंगे जो हमें मिल जाएगी वो है 10,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आ जाएगा 40,000 अपॉन 5 ईयर्स, 40,000 अपॉन 5 काटा, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 8,000 जो है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है, मतलब आंसर आपका सी है। इसको एक ऐसे तरह से भी देखा जा सकता है कि जब इसको 50 माइनस 10 किया बचा 40 और 8 5 40, मतलब 5 साल में जो आपकी है वो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में वैल्यू आपकी एंड में 0 हो जाती। तो ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। तो यही वो लेवल है क्वेश्चन का जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले। ये तो एक वीडियो है, ऐसे मैं इको और बाकी सब्जेक्ट्स और इसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस निकालूंगा। उसके लिए आपको रेगुलरली कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इस तरह के और इससे बहुत अलग अलग तरह के और भी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ वीडियो से, बुक से, जहां से जैसे मिले उस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए। ये खाली आपको एक छोटा सा आइडिया देगी कि ये 10 तरह के क्वेश्चन है जो हो सकते हैं, बाकी और भी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद नेक्स्ट वीडियोस में मैं जरूर लाके दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।